हे एवरीवन, माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। आप सब लोग टेस्ट लिखने के लिए रेडी हो गए होंगे या टेस्ट लिखना शुरू कर चुके होंगे गेट 2026 के लिए। और आप जो ये वीडियो देखने आए हैं, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रही होगी। सर, टेस्ट तो लिख रहे हैं बट एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आ रहे। हमने प्रिपरेशन अच्छी की, प्रैक्टिस की, पीवाईक्यू हमसे बन जाते थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं, बट टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? हर एक छोटे छोटे पॉइंट को यहां डिस्कस करूंगा क्विकली, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और बताऊंगा कि कैसे आप अपने टेस्ट के मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो, एक सबसे पहली बात तो हमें बात करता हूं कि अगर आप पहला पहला टेस्ट लिखते हो तो क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपको 100 में से 80% मार्क्स आ जाएंगे या 70% मार्क्स आ जाएंगे? आपने टारगेट अगर 60% का किया है कि मुझे 60 मार्क्स लाने हैं गेट में, तो 60% मार्क्स पहले टेस्ट में आ जाएंगे, दूसरे में आ जाएंगे, तीसरे में आ जाएंगे? नहीं बेटा, इसके लिए सीरीज ऑफ टेस्ट लिखना पड़ते हैं, तब जाके मार्क्स इंप्रूव होते हैं। अब आप क्या सोचते हो कि हमारा ग्राफ तो ऐसे इंक्रीज होगा कि हमने पहला टेस्ट लिखा, अगर 30 मार्क्स आए पहले टेस्ट में, तो हम ऐसे 8 टेस्ट तक तो 60+ पहुंच ही जाएंगे। धीरे धीरे हर टेस्ट में मेरे मार्क्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बच्चे यहां इस बात से एग्री करेंगे, हाँ सर ऐसा देखा है, ट्रेंड ऐसा नहीं होता कि पहले टेस्ट में अगर 30 आए तो दूसरे में उससे ऊपर ही आने हैं, तीसरे में उससे और ही ऊपर आने हैं। हर बार इंक्रीज नहीं होंगे मार्क्स। आपका जो ग्राफ है कुछ ऐसा चलेगा कि पहली बार में 30 आए, 35 आए, उसके बाद अगली बार फिर 35 से थोड़ा कम आए, फिर 40 के आसपास पहुंचे, ऊपर पहुंचे, फिर नीचे आए, फिर ऊपर पहुंचे, नीचे आए। बट आपका जो आप मूविंग ग्राफ देखोगे तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा पिछले टेस्ट के कंपैरिजन में। बट अगर आप पहले टेस्ट से 8वें या 10वें टेस्ट पे बात करोगे तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर ये इंप्रूवमेंट देखने नहीं मिल रहा है, आपने ऑलरेडी एक ही चीज के 10 टेस्ट लिखे हैं तो भी, तो फिर ये गड़बड़ है। अब आप कंपेयर मत करना, सर मैंने पहले सब्जेक्ट का एक टेस्ट लिखा था और 8वें सब्जेक्ट का अलग अलग, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टेस्ट लिखे तो मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। कैसे होंगे बेटा? आपने एक टेस्ट को अगर लिखा, उसमें इंप्रूवमेंट देखने के लिए आपने रिवीजन और प्रैक्टिस दोबारा करनी है। फिर उसके बाद उसी सब्जेक्ट का अगर दोबारा टेस्ट लिखोगे और फिर मार्क्स इंक्रीज नहीं होते हैं तो बात अलग है। अलग अलग टॉपिक पे आपने इंप्रूवमेंट कहां किया? वो उस पर्टिकुलर टॉपिक का तो पहला ही टेस्ट था ना। तो ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट के या टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपने लिखे वो अलग अलग कोर्सेस के अलग अलग टॉपिक्स के थे, तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंक्रीज वहां नहीं होगा इतना ड्रास्टिकली। मैं बात कर रहा हूं फुल लेंथ टेस्ट की, कि फुल लेंथ टेस्ट आपने सारे सब्जेक्ट्स का अगर पहला लिखा है और 30 आए हैं, तो दूसरे में 30-35 आएंगे, 25 आ जाएंगे, कभी 27 आ जाएंगे। ऐसे करते करते अगर आप फुल लेंथ टेस्ट 7-8 लिखेंगे तो उनपे आप काम करेंगे कि गलतियां कहाँ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उन्हें इंप्रूव करेंगे गलतियों को, और उसके बाद फिर आपको मिलेगा क्या मिलेगा? इंप्रूवमेंट का ये ग्राफ डेफिनेटली मिलेगा। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जाते जाएगा, बट आप फर्स्ट को 10th को कंपेयर करोगे टेस्ट को तो डेफिनेटली आपको स्कोर ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अब देखो, अगर टेस्ट में मार्क्स कम हैं तो हमें कुछ पॉइंट को अपने आप से पूछना है और उन पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने आप को टाइम देके और इंप्रूव कराना है। कोई भी, चाहे बड़ा से बड़ा प्लेयर हो जो स्पोर्ट्स खेलता है, विराट कोहली हुआ क्रिकेट की फील्ड में, सचिन तेंदुलकर साहब हुए क्रिकेट की फील्ड में, या फुटबॉलर हुआ कोई भी सुनील छेत्री टाइप का, अगर उसने कहीं गलतियां की हैं, उसे समझ में आया कि यार ये गलती हो रही है हमारे गेम में, तो वो उसे इंप्रूव करने का अपने आप को समय देते हैं। समझते हैं कि अच्छा ऐसे गलती हो रही है, उसको ऐसे सुधारा जा सकता है, उस पर प्रैक्टिस करते हैं और फिर से अगले गेम में जाएंगे तो वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। यही आपको करना है। पहले पूछो कि क्यों मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। अब मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं इसका सिंगल रीजन नहीं मिलेगा बच्चा। देर इज नो एनी सिंगल रीजन, देर इज नो एनी सिंगल रीजन, नहीं मिलेगा एक सिंगल रीजन कि टेस्ट में मार्क्स कम आए ना। फिर हर एक क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया है पेपर में, उसका अलग अलग रीजन होगा। किसी क्वेश्चन को आप इसलिए सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि समय की कमी पड़ गई, किसी क्वेश्चन को आप इसलिए सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि कंसेप्ट भूल गए, किसी क्वेश्चन को आप इसलिए सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ने में कहीं छोटी सी गलती कर दी, किसी क्वेश्चन को आप इसलिए सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि आपको अप्रोच ही नहीं पता थी कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, टेकल कैसे किया जाए। तो हर एक क्वेश्चन की अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम होगी। वो अलग टाइप की प्रॉब्लम आपको एक जैसा रीजन नहीं मिलेगा, फॉर श्योर नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे? आप अपने आप से एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे।
जो भी टेस्ट आप लिखते हैं, चाहे टॉपिक वाइज हो, सब्जेक्ट वाइज हो, फुल लेंथ हो, अगर आपको मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अपने आप से पूछेंगे क्यों नहीं आ रहे हैं, और फिर एनालाइज करेंगे। किसको एनालिसिस करेंगे? पूरी टेस्ट की, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, वो क्वेश्चन क्यों नहीं बना। अगर वो क्वेश्चन इसलिए नहीं बना क्योंकि टॉपिक आपको याद नहीं है, इसको नोट डाउन करो। टॉपिक जो आपको याद नहीं था, जिससे क्वेश्चन आया और आप टॉपिक या फॉर्मूला भूल गए, इसका आप रिवीजन करेंगे। तुरंत रिवीजन कर लो। अगर आपका ऐसा मन होता है कि उन टॉपिक्स को जो आप भूल गए उसका रिवीजन करना है, तुरंत कर लो। या फिर आपने ऑलरेडी रिवीजन का एक प्लान बना रखा है कोर्स बाय कोर्स, तो वो पैरेलली चलने दो। जब भी सब्जेक्ट का रिवीजन का समय आएगा तब आप इस टॉपिक को जरूर अच्छे से रिवाइज करिएगा। हो गया एक बात। तो रिमेंबर नहीं है, टॉपिक याद नहीं है, तो उसको याद नोट डाउन करके उसका रिवीजन आप करेंगे, ताकि आपको वो अगली बार उसी टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो वो याद रहने लगे। दूसरी चीज, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते टफ क्वेश्चन को, इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस में कमी है। आपने कहीं ना कहीं इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए। ये भी है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नए वैरायटी के आ रहे हैं, तो उनकी आप प्रैक्टिस करो। और उनकी प्रैक्टिस करने के साथ ही साथ एक चीज और करना है, इन क्वेश्चंस को अलग से नोट डाउन कर लो, साइड में अलग से नोट डाउन कर लो, ताकि जब 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 अगली बार सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आए या सिमिलर टॉपिक का आप टेस्ट लिखने जाओ, तो ऐसे क्वेश्चंस और उन सारी चीजों को आप रिकॉल करके जाओ। जो भी क्वेश्चन थोड़ा आपको डिफरेंट लगता है कि यार ये थोड़ा अलग है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं, तो उन क्वेश्चंस को आपको बनाने में डिफिकल्टी होगी, टेस्ट में नहीं बना, तो फिर आप उन सबका एक अलग से कलेक्शन बना लो। अलग से एक कलेक्शन बना लो जिसमें आपने अच्छे वाले पीवाईक्यूज के कलेक्शन बनाए होंगे, अच्छे वाले क्वेश्चंस जो कि नए नए मिल रहे हैं उनके कलेक्शन बनाए होंगे, अलग से बना लो। ये डिजिटल कॉपी आप बना सकते हो, क्विकली स्क्रीनशॉट लेके खटाखट हो जाएगा काम, ताकि ज्यादा वेस्ट नहीं करना पड़े समय लिखने में और नोट डाउन करने में। तो कलेक्शन बना लो डिजिटल, और जब भी अगली बार फुल लेंथ टेस्ट लिखने जाओ तो उन कंसेप्ट को रिकॉल करके जाओ। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने देखा था, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ये भी एक नया क्वेश्चन था, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ताकि अगली बार अगर सिमिलर क्वेश्चन आए तो फिर मतलब मैं पेल दूंगा उस क्वेश्चन को। ऐसे बोलते ना कि मैं फिर उसको निपटा दूंगा, ऐसे निपटाऊंगा कि पूछो मत। ये एग्जैक्टली यही मैं चाहता हूं कि आप अगर सिमिलर क्वेश्चन देख के जा रहे हो तो अगली बार वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि क्लासरूम में 5-5 क्वेश्चन एक पैटर्न के सॉल्व किए, वही पैटर्न का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा टेस्ट में आया, नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि वो 5 क्वेश्चन जो क्लास में सॉल्व कराए थे वो तो देखे ही नहीं, रिवीजन किया नहीं, प्रैक्टिस की नहीं, उनके टच में आए नहीं और चले गए टेस्ट देने, तो मार्क्स नहीं आएंगे बच्चा। आपको करना पड़ेगी वो मेहनत। तो आप जो जो भी क्वेश्चन देख रहे हो टेस्ट में, प्रैक्टिस में, पीवाईक्यू में, 1500 सीरीज में, जहां भी हर एक वैरायटी का क्वेश्चन अगर नया है, उसमें एक नया कंसेप्ट आ रहा है, यू विल डेफिनेटली हैव टू गो थ्रू इट, कि उसका एक कलेक्शन बना लो, ताकि अगली बार सिमिलर क्वेश्चन आए तो आप बना पाए। अगर आपकी मेमोरी बहुत शानदार है, याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नोट डाउन कर लो ताकि आपको भूलने ना पाए कभी। तीसरा रीजन जो आपके पास यहां पे आ सकता है, वो आ सकता है कुड नॉट रिकॉल टॉपिक क्विकली। आप बहुत जल्दी उस टॉपिक को रिकॉल नहीं कर पाए। रिकॉल नहीं कर पाए मतलब, रिकॉल नहीं कर पाए का मतलब क्या है? रिकॉल नहीं कर पाए का मतलब यह है कि टॉपिक याद था पर जल्दी से याद नहीं आया। आपको जल्दी याद नहीं आया, थोड़ा टाइम लग रहा है। रिवीजन और प्रैक्टिस के साथ में और ज्यादा प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस से आपको क्या है, ये वाली चीज जो है सुधर जाएगी। ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ये प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व होता चला जाएगा। इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ऐसा कुछ होता है कि टॉपिक क्विकली आपको याद नहीं आ रहे हैं, कंसेप्ट थोड़ा सा टाइम ले रहा है रिकॉल होने में, तो आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा ना आप संभल पाएंगे, समझ पाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो ऐसे सॉल्व करते हैं ना, ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं, क्योंकि आपने एक ही टाइप के क्वेश्चन की उनकी प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो वो फिर आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, सिली मिस्टेक। अब आप जिसको सिली मिस्टेक समझते हो, हर बार वो सिली नहीं होती। बहुत बार लैक ऑफ प्रैक्टिस भी सिली मिस्टेक बन जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक छोटा सा कंसेप्ट मिस आउट कर देते हो।
एक छोटा कंसेप्ट था जो उसको टॉपिक में लगाना था, क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाना था, वो कंसेप्ट आपने मिस कर दिया और उसकी वजह से आपका आंसर अलग आया। ये सिली मिस्टेक नहीं है, ये प्रैक्टिस की कमी है। अगर आप कोई कंसेप्ट लगाना नहीं समझ रहे हो और उसकी वजह से गलती हो रही है, अच्छा हाँ ये भी पढ़ाया था सर ने पर मैं मिस कर गया, ये गलती जो हुई है ये सिली मिस्टेक नहीं है सर। छोटी मिस्टेक सिली मिस्टेक नहीं है। सिली मिस्टेक वो होती है जो कॉमन होती है, जिसका सब्जेक्ट या टॉपिक या किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। बच्चा बोलता है सर 5+5 मैंने 25 कर दिया, 3+5 मैंने 6 कर दिया, 3 × 3 6 कर दिया। ऐसी जो गलतियां हैं वो होती हैं। एक डेटा दे रखा है, डेटा में किसी चीज का साइज दे रखा है 2, हमने 1 ले लिया क्योंकि हमने बचपन से या शुरुआत से हमारे इस कोर्स के दौरान उसका 1 साइज लिया था। तो कोई भी ऐसी चीज जो आप यूनिट में ट्रू पूछा है फॉल्स टिक कर दिया, फॉल्स पूछा है ट्रू टिक कर दिया, क्वेश्चन पढ़ने में हमने मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, ऐसी सारी मिस्टेक्स को सिली मिस्टेक कहूंगा, जो कि आपके कंसेप्ट से बिल्कुल अलग है, कंसेप्ट के एप्लीकेशन से बिल्कुल अलग है। इन सिली मिस्टेक्स को आप अगेन ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लिख के और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके सुधार सकते हो, और थोड़ा सा पेशेंस रख के। थोड़ा पेशेंस आता नहीं है ना, नेचुरली नहीं आता है, इंजीनियर्स में नहीं आता ना नेचुरली। जल्दी इतनी है कि टेस्ट खटाखट लिखे। मैंने अभी कल के एक छोटे से सेशन में ये बताया था कि मैं गेट का पूरा पेपर 8 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं। अब आप बोलोगे सर है कैसी बात कर रहे हो, मैंने एक्यूरेसी की तो बात ही नहीं की, स्पीड की बात कर रहे हो, एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहे हो। तो मैं 8 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं। 8 मिनट में हर एक क्वेश्चन को टैकल करूंगा बिना क्वेश्चन पढ़े। एनएटी टाइप का है तो कोई भी न्यूमेरिकल आंसर, एमएसक्यू टाइप का है तो मल्टीपल जो भी मेरे को लगे एबीसीडी में से अक्कड़ बक्कड़ करके रैंडमली सिलेक्ट करूंगा, अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा। एक्यूरेसी पे कोई मतलब ही नहीं है। आप भी तो यही कर रहे हो। अगर स्पीड पकड़ना है तो ऐसी स्पीड पकड़ो ना कि 8 मिनट में ही पूरा पेपर सॉल्व हो जाए। अब आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, एग्जैक्टली तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो भैया। अगर पेपर जल्दी ही सॉल्व करना है तो आप 8 मिनट में 10 मिनट में सॉल्व कर जाओ, एक्यूरेसी का तुमको फर्क नहीं पड़ रहा है। पर अगर एक्यूरेसी पे फर्क पड़ता है तो पहले उस पर ध्यान दो, फोकस ऑन एक्यूरेसी फर्स्ट। अगर आप 65 में से टोटल जो 65 क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ 50 अटेम्प्ट करके आए और 50 के 50 सही हुए, वो ज्यादा बेहतर है रादर देन 65 में से आप अटेम्प्ट करके आए 60 क्वेश्चंस और 60 में से आपके 10 गलत हो गए। 50 ही सही हुए पर 10 गलत हो गए। जो गलत हुए ना, अगर वो सारे एनएटी एमएसक्यू टाइप के हैं तो कोई बात नहीं, एमसीक्यू टाइप का है ना तो बहुत चुभता है। क्यों चुभता है? क्योंकि एक तो वो गलत हुआ तो इसका तो 0 मिला, ऊपर से जो दूसरे क्वेश्चन सही करके हमने मार्क्स कमाए थे वो भी लेके गया। तो ये आपको नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में एक्यूरेसी और रिड्यूस करा लेते हैं, जो शांति से अगर 5 क्वेश्चन छोड़ के भी आएंगे तो चल जाएगा। तो इस केस में ना एक सिंपल सा आइडिया है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करो, अगर कोई क्वेश्चन 4-5 मिनट से ज्यादा समय लेता है तो उसको वहां ड्रॉप करो, मार्क्स रिव्यू करके आखिरी में सॉल्व करो, ताकि आप जल्दी जल्दी पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये टेस्ट अटेम्प्ट करने का ब्रह्मास्त्र है जो अच्छे से अच्छे बच्चे को भी बाद में समझ में आता है जब तक समय निकल जाता है। तो क्या है ब्रह्मास्त्र? जो जल्दी सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन उनको सॉल्व करो, ताकि आप क्या करो, आपको पैनिक सिचुएशन ना आए। मान लो 1 घंटा आखिरी का बचा हुआ है, 1 घंटे में ऐसे क्वेश्चन 25 बचे हुए हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो 2-2 मिनट में हर एक क्वेश्चन। पर फिर भी अगर 1 घंटे में 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, दिमाग पैनिक करेगा। पर अगर 1 घंटा बचा हुआ है और उनमें आपका हार्डली 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आपको ऐसा रहेगा ये 10 क्वेश्चन वो हैं जो मुझसे शायद बने या ना बने चिंता नहीं है, जो बन सकते थे मैं पहले ही टैकल कर चुका हूं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम बचे हैं आखिरी के। तो जो कम क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आराम से हम टैकल कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं। जो कम बचे हुए हैं उनको आराम से हम टैकल कर सकते हैं, आखिरी में ज्यादा समय लेके भी टैकल करेंगे तो भी हमें पैनिक नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो बनने वाले क्वेश्चन है हम पहले से ही कर चुके हैं। क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है। हर बार एक क्वेश्चन पढ़ा, देखा कि यार एक बार में सॉल्व हो सकता है, करो, ट्राई करो, नहीं बना तो मार्क्स रिव्यू करके आगे बढ़ो। 5-6 मिनट से ऊपर जा रहा है समय तो ईगो साइड में करो कि इतना टाइम वेस्ट कर दिया है तो अब तो बनाएंगे एटसेट्रा। 2 मार्क्स से ज्यादा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से मिलेगा नहीं।
अगर तुमने 1 घंटा भी स्पेंड कर दिया एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईगो में रह के, तो आपका 1 घंटा बर्बाद ही है, क्योंकि 2 मार्क मिल गए तो क्या क्या कर लीजिएगा उस 2 मार्क का। उस 1 घंटे में या 15 मिनट में जिसमें आपने शुरुआत के वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी है, उसमें अगर आप 5 अलग क्वेश्चन सॉल्व करते, शायद 8 मार्क 9 मार्क मिल जाते, 10 मार्क मिल जाते वहां से। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप गलतियां ना करो, और ऐसे स्पेसिफिकली टेस्ट अटेम्प्ट करते वक्त बड़ा ध्यान दो बहुत सारी चीजों का, छोटी छोटी, और आपके टेस्ट के स्कोर बढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की कोशिश करूंगा इस बात को लेके कि टेस्ट का स्कोर इमीडिएटली नहीं बढ़ता। जब तक आप इंप्रूवमेंट खुद से लगाओगे नहीं, तब तक नहीं बढ़ेगा। बट आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि 40, 50, 60 दिन पहले हमने टेस्ट लिखा और हमें पता चल गया कि हम क्या क्या कमियों में हैं। तो कम से कम अगले 30, 40 दिनों में, 50 दिनों में हम इंप्रूव कर सकते हैं बिफोर द एग्जाम। अभी भी चांस है। अगर आप इसको लेके बैठ जाओगे, सर मार्क्स नहीं आ रहे, अब हम क्या करें, अब तो हम सैड हो गए। एक वर्ड बड़ा सा है, DES से स्टार्ट होता है। सैड की जगह आजकल वो भी यूज करते हैं, वो एक बीमारी होती है जो मैं वर्ड भी यूज नहीं करना चाहता। सर अब तो ये हो गए हम, क्या ये हो गए? गेट का रिजल्ट आया क्या? गेट का रिजल्ट आया क्या? नहीं ना, टेस्ट का ही तो रिजल्ट है। एज इट इज गेट में भी मार्क्स आएंगे क्या? सोच लिया तुमने कि गेट में अगर मेरे को अभी आउट ऑफ 130 मार्क्स टेस्ट में आए, तो मुझे फाइनल एग्जाम में भी 30 आएंगे। सोच लिया है तो फिर क्यों तैयारी कर रहे हो? इंप्रूवमेंट करने की सोचो ही मत, छोड़ दो कि हाँ 30 मार्क के बराबर की तैयारी हो गई है, टेस्ट में भी आ गए, एग्जाम में भी आ जाएंगे। बट अगर आपको परेशानी है तो उस पर काम करो। तो ये अच्छी बात है कि आपका टेस्ट का स्कोर अभी आया है, तो हम टेस्ट के स्कोर को इंप्रूव करने का कोशिश कर सकते हैं। बट वो आपको करना पड़ेगा, खाली रोने से काम नहीं चलेगा ना। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सारे टीचर्स जितने भी ऑनलाइन मिलते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, सबके पास जाके बोलते हैं सर टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा, टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा, टीचर ने सॉल्यूशन बताया उस पर कोई काम नहीं। मुझे दुख होता है कि मैं अगर सॉल्यूशन बता रहा हूं, आपके लिए भले के लिए बता रहा हूं ना, आपके करियर के लिए बता रहा हूं। आप अगर थोड़ा सा भी सिंसियर हो जाओगे ना बच्चा, आपका स्कोर 100% इंक्रीज होगा। और मैंने यहां तक देखा है कि अगर शुरुआत आपने 30 से करी है ना, इनफैक्ट आउट ऑफ 100, तो आप इसको 100% तक भी इंक्रीज कर लेते हो। बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो शुरुआत में 30-35 मार्क्स लेके आए और वो 70-70 तक भी पहुंचे आखिरी तक। टॉपर्स को देखा है मैंने, कितने ही टॉपर्स इंटरव्यू लिए हैं, उनमें 40 से स्टार्ट किया उन्होंने और वो 70-80 तक पहुंच गए आखिरी तक जाते जाते। ओनली थिंग कॉमन बिटवीन टॉपर्स वॉज इंप्रूवमेंट। जो आप दिखाओगे आपका हो जाएगा, नहीं दिखाओगे तो ठीक है, सारे टीचर से बस प्रॉब्लम शेयर करो, सॉल्यूशन मत सुनो और मजे करो। आप और मैं दोनों मिलके चिल करते हैं बस। देखो मेरा तो करियर ठीक है, चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ दूसरों का करियर बनाने का, पर आपका अपना करियर आपके हाथ में है ना। तो इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो, चिंता मत करो। चिंता करोगे तो जो इंप्रूव कर सकते हो वो भी नहीं कर पाएंगे, और वो आप में और दोनों नहीं चाहते ना। तो एक चीज जो हमें करनी है वो ये, गलतियां सुधारो जितनी हो सके। 100% तो हो नहीं सकता कि अब सब कुछ सुधर जाए, क्योंकि 40-50 दिन ही बचे, बट जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं उतना करने की कोशिश यहां से करनी पड़ेगी। असाइड करो जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं और जो दूसरे इधर उधर के थॉट्स आ रहे हैं उनको, और सीधा लग जाओ इस बात को लेके कि इंप्रूवमेंट कैसे होना है। जहां से ज्यादा स्कोर आता है उस टॉपिक को टेकल कर लो। बहुत सारे टेस्ट में क्वेश्चन रॉन्ग भी आते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। गलत क्वेश्चन आ रहे हो तो उसको साइडलाइन करो, और फिर देखो कि जो गलत क्वेश्चन या इररिलेवेंट गेट के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज ऐसा करते हैं, बहुत सारे टीचर भी ऐसा करते हैं कि इररिलेवेंट क्वेश्चन डाल दिया ताकि बच्चों को थोड़ा सा लगेगा और ये बहुत अच्छी टफ टेस्ट सीरीज बनाई है एंड ऑल। तो उन क्वेश्चन को हटाओ। मान लो 10 मार्क के ऐसे क्वेश्चन थे जो या तो रॉन्ग थे या इररिलेवेंट थे, इसलिए गलत हो गए, तो 90 में से अपने आप को जज करो। आपको रियल आइडिया लगेगा कि आपको कितने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं। अगर 30 आउट ऑफ 90 आ रहे हैं तो 33.33 मार्क्स आ रहे हैं आपको परसेंटेज में। तो ये आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रख लीजिए। गलत क्वेश्चन को साइडलाइन करिए, इररिलेवेंट क्वेश्चन को साइडलाइन करिए, और फिर जज करिए अपने आप को, ताकि आप एक्चुअल में रियल सिचुएशन पे अपने आप को जज कर पाए जो गेट से रिलेवेंस है और गेट पेपर के नजदीक है। उस तरीके से आप अपने आप को जज कर पाए और फिर उनमें इंप्रूवमेंट आप दिखा पाए। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन गेट में आते हैं, नहीं आते हैं, पर ये टेस्ट सीरीज में आते रहते हैं, तो उनको भी आप इग्नोर कर सकते हो। फिर उन पे आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन देखा, अरे ये क्वेश्चन तो आते ही नहीं गेट में, इसको छोड़ दो। तो एनालिसिस में ऐसे क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर दो। जो क्वेश्चन गेट से रिलेवेंट है उन्हीं को आप टैकल करो कि ये गलत क्यों हुआ, उसके बारे में आप जानो समझो और फिर आप उस पर तैयारी करो। उम्मीद करूंगा आप सब लोगों को मैं बहुत क्विकली आपके पॉइंट समझा पाया। फिर भी अगर कोई पॉइंट मिसिंग है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।